आप सबको राम राम। और हम लोग विशिष्ट योग के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज शेड्यूल बहुत टाइट है, तो एक लंदन की स्टूडेंट यूनियन की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट आश्रम आई हुई है इंटरेक्शन के लिए। उन्होंने लंदन में सनातन और भारत के लिए बहुत काम किया है। रश्मि सावंत, तो वो आश्रम आई हुई है। तो सब लोग उसी में लगे हुए। पीछे हेलो हेलो की आवाज आ रही थी, वो एक्चुअली उसी कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही थी। तो मेरी ये हमेशा से कोशिश रहती है कि आश्रम के हर कदम पर हम लोग नॉलेज की बात करें, और वो भी ऐसी नॉलेज जिसका उपयोग हम अपने देश समाज के लिए कर सकें। तो वेरी वेरी यंग, hardly postgraduate, but she has done wonderful work. और ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे लोग आश्रम से सीधे जुड़े हुए हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। तो एक बाकी लाइव में आप सुन भी सकते हैं क्या इंटरेक्शन करती हैं। और नेक्स्ट मंथ फिर एक काफी बड़ा इंटरेक्शन है। और यही सब कोशिशें चलती रहती हैं। और इंटरनेशनल फोर्स बन रहे हैं आश्रम के बच्चे। यह है मैया की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हो रहा। तो आइए अब काम अपना शुरू करते। मैं तो वहां से आ गया हूँ, मैं तो अपने कुटिया में ही हूँ। हम लोग विशिष्ट योग की बात कर रहे थे। मैं कुछ चीजें आज आपको पढ़ाऊंगा, जो बताऊंगा, बल्कि पढ़ाने लायक तो मैं नहीं हूँ, बताऊंगा। और वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी। बार बार मैं इसी चीज को कहता हूं हमेशा सभी से, जो मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव भी किया है, कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम चाहे कितना सिद्धांत पढ़ लें, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं होती है तब तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसीलिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्कूल में बहुत अच्छा करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि उनकी उस तरह से प्रैक्टिस नहीं होती। वो केवल सैद्धांतिक चीजों को ही पढ़ते समझते हैं, इसलिए वहां वो एग्जेम्पलरी हो जाते हैं, लेकिन दुनिया की फील्ड में वो बहुत एवरेज रह जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक अप्लाइड साइंस है, इसलिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। खूब मेहनत करिए। बहुत सारे योग आदि के बारे में आपको मेरा विचार तो पता ही है। मैं उस पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, और मैंने उनके बहुत रिसर्च भी नहीं देखे, और उसके कारण भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्योंकि बहुत सारे योग ऐसे हैं जो केवल लग्न कुंडली ही बना रही है, भाव स्पष्ट में वो बदल जाते हैं। तो वो योग फिर आपको कैसे फायदा करेंगे? और ज्यादातर जिन योगों का वर्णन किया जाता है विभिन्न पुस्तकों में, उसमें लग्न कुंडली से ही योग को बता दिया जाता है।
भाव स्पष्ट नहीं देखा जाता। मान लीजिए जिस सबसे बड़े योग की हमने बात की थी, लक्ष्मी विष्णु योग, जिसको कहते हैं 9th हाउस का लॉर्ड 10th में और 10th का 9th में, लेकिन भाव स्पष्ट में मान लिए 10th लॉर्ड 8th में चला गया, तो ये तो उल्टा हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे योग जो बनते हैं वो तब तक फलीभूत नहीं होंगे जब तक वह आपके चलित से रेक्टिफाई ना हो जाए। और दूसरी चीज, नवमांश बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चार्ट्स आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन नवमांश बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस आधार से हम योग बना रहे हैं, ग्रह बल, तो पता लगा वो नवमांश में उनकी स्थिति ही इतनी कमजोर है कि वो क्या राजयोग देंगे या क्या बल उनको मिलेगा। कई लोगों के कैमरा ऑफ है, अगर कोई बहुत मजबूरी नहीं हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए। और मुझे अच्छा नहीं लगता, आप सब लोग विद्वान लोग हैं, बार बार कहना, बहुत मजबूरी हो तो कैमरा ऑफ। विद्यार्थी वर्ग या जिनको मैं और बहुत सारी चीजों का बताता हूँ, अगर उनके कैमरे ऑफ होते हैं मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। क्योंकि अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है या आपने डीपी लगा के इधर उधर घूम रहे हैं, आप पढ़ नहीं पाएंगे, कंसंट्रेशन नहीं होगा कभी भी। आप केवल आवाज को सुनकर ही कंसंट्रेट, क्योंकि जब तक आंखें हैं तब तक आंखें और आवाज दोनों की जरूरत पड़ती है। मतलब सामने ऑब्जेक्ट भी हो और साउंड भी हो, तब जाके ही वो कम्युनिकेशन होता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। तो इधर उधर की बातों में लग जाएंगे आप, थोड़ी देर में घर वालों से बतियाने लग जाएंगे, कोई पीछे से निकलेगा आपके, कोई आगे से निकलेगा, बच्चा शरारत करेगा, फिर उसको इंस्ट्रक्शन देने लग जाएंगे, फिर घर में कोई पूछेगा फला सामान कहाँ रखा है तो उसको बताने लग जाएंगे। ये होगा, और वहीं थोड़ा सा हम चूक जाते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि ये बताया नहीं गया। तो हमेशा कोई भी क्लास हो, ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में ज्यादा अटेंटिव रहने की जरूरत होती है। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो अटेंटिव हो ही जाते हैं क्योंकि एक्टिविटी सामने हो रही होती है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में डिसवेडिंग फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए ऑनलाइन क्लास में हमें ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, इधर उधर दिमाग ना भटके। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमेशा कोई बहुत मजबूरी है अलग बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, किसी ऑफिस में है, काम से है, कभी कभी ऐसी मजबूरी आ जाती हैं, बीमार हैं, कुछ भी है, अदरवाइज कोशिश यही कीजिए कि हम लोग कैमरा ऑन करके पढ़ाई करें। इसका एक फायदा और भी होता है, आपके साथ बैठ के जो लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप हिंदू विद्वान हैं, चालाकी जरूर करेंगे,
जो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं, वो कर्तव्यों के प्रति भी कट्टर नहीं है, क्योंकि धर्म और कर्तव्य एक ही है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि एक थाली में 5 निपटा लें, तो वो भी क्लियर हो जाता है। विशेष योग की हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैं कुछ खास चीजें आपको बताऊंगा, और बुकिश योग को मैं क्यों बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देता, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि बुकिश योग से हट के योग को पहचाने। कैसे पहचानते हैं, ये मैंने आपको पिछली बार में बताया था। उसके आगे बढ़ते हैं। आपने मेरे मुंह से एक शब्द अक्सर सुना होगा, श्रापित कुंडली। श्रापित कुंडली यानी कोई ऐसा श्राप जो आप कभी मिला है और आप उस जन्म में भी झेले होंगे, इस जन्म में भी झेल रहे हैं। श्रापित कुंडली यदि कोई है तो उसको इच्छा, टैलेंट और बाकी गुण होने के बाद भी गेन्स बहुत मुश्किल से होती है। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे, तो जिस आश्रम में मुझे आश्रय मिलता था, वहां के नियमित कार्यकर्ता भी थे और बहुत विद्वान थे। उपनिषद पढ़ना चाहते थे, मेहनत भी करते थे, साधना भी करना चाहते थे, और वो बहुत फ्रस्ट्रेट मुझे दिखते थे। तो मैं उनसे ये पूछता था क्या हुआ। वो कभी बताते नहीं थे, क्योंकि उम्र में बहुत अंतर था, मैं तो बहुत छोटा था, 9th-10th में होऊंगा। तो उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। एक दिन मुनि जी उनको, आचार्य जी उनको डांट रहे थे और कह रहे थे, तुझे जन्मों का श्राप है और इसीलिए इस जन्म में भी तू सीखेगा नहीं, प्रयत्न करता रहे, पश्चाताप करता रहे, अगले जन्म में तुझे गुरु प्राप्ति होगी और उसके बाद ही तुम सीख पाओगे। कभी कभी कोई चीज अचानक कौंधती है। मैंने कहा ये कैसा श्राप है जिसमें गुरु प्राप्ति, क्योंकि हम तो स्कूल में पढ़ रहे थे, तो हमारे लिए गुरु मतलब ये है कि स्कूल की एक फीस देनी, एडमिशन हो गया तो अब सब गुरु गुरु हो गए। लेकिन आश्रम परंपरा या आध्यात्मिक परंपरा में तो गुरु एक बहुत अलग विषय होता है, शायद सबसे बड़ा विषय होता है भगवान के बाद। तो हमने उसे बहुत लाइटली लिया, उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं 20 साल से प्रयत्न कर रहा हूं और मुझे गुरु प्राप्ति नहीं हो रही, और इसीलिए जो गूढ़ रहस्य है वो मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन वो मुझे व्याकुल भी कर रहे हैं और उसका मैं अभ्यास नहीं कर पा रहा। तो मुझे रियलाइज हुआ तो बड़ी सीरियस बात है। फिर मैंने आचार्य जी से पूछा, कि मैं बड़ी लंबी भूमिका बांध रहा हूं। फिर मैंने आचार्य जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को बृहस्पति दोष लगता है। वो ज्योतिष के जानकार थे, लेकिन केवल 7-8 लोगों से ही ज्योतिष पर बात करते थे, वो जनरल नहीं करते थे। लेकिन ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। अब
उन्होंने इस बात को कहा तो बात आई गई हो गई। उसके अनेक वर्ष बाद मैंने जब ज्योतिष पढ़ना शुरू किया, किसी दिन अचानक क्लिक किया कि एक व्यक्ति मुझे मिले जो बहुत ऊंचे पद पर थे। बहुत मुश्किल से वो उस पद पर पहुंचे, बहुत कठिनाइयों से, और उस पद पे पहुंचने के उपरांत वह कभी टिक कर नहीं रह पाए। बहुत ऊंचाई, बहुत ऊंचा पद, जो सबसे ऊंचे पदों में से एक है भारत में। और घर गृहस्थी एकदम तबाह। शुरू में तो लगता है पद मिल जाए बस सब कुछ है, लेकिन घर गृहस्थी अगर ना है तो बढ़िया है, अगर है तो वो भी ठीक होनी चाहिए, नहीं तो कोई अर्थ नहीं रह जाता उस पद का, सिवाय इसके कि पेट भरने के लिए आप दूसरों पर निर्भर नहीं है। मैंने अचानक मुझे स्ट्राइक किया कि ये देखो, श्राप तो नहीं है, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा आता नहीं था। बृहस्पति देखता रहा, बृहस्पति तो ठीक ठाक था। फिर उसके बाद मैंने अध्ययन करना शुरू किया और इस चीज को समझने की कोशिश करी कि ज्योतिष में श्राप को हम कैसे देखते हैं। ये मैं समझने की कोशिश करी, लगे कई वर्ष, लेकिन चीजें समझ में आ गई। वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। पहली चीज आती है, अगर किसी कुंडली में सूर्य दूषित है, चाहे वो नीच का हो, वो शत्रु नक्षत्र में हो, या शत्रु नवमांश में हो, या नीच नवमांश में हो, और विशेष रूप से शनि अथवा राहु से ग्रसित हो, तो ये श्रापित कुंडली है। इस कुंडली में कुछ भी जीवन में आसानी से नहीं मिलेगा, जो मिलेगा भी वो स्थायी नहीं होगा, और नाना प्रकार के रोग घेरेंगे, या तो पिता की ओर से सुख नहीं मिलेगा या संतान की ओर से सुख नहीं मिलेगा। दोनों में से एक काम तो जरूर होगा, दोनों भी हो सकते हैं। आत्मबल बहुत कमजोर होगा और शरीर शक्ति धीरे धीरे क्षीण पड़ जाएगी, उम्र से बहुत पहले, लेट 30s से ही। जो उसके बाद की पोजीशन का व्यक्ति होगा, सेकंड, मान लीजिए उसने टॉप किया, दूसरा व्यक्ति सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन वाले की चर्चा तो पूरी दुनिया में हो रही है, जो टॉप किए बैठा उसका कोई पूछ नहीं रहा। ऐसी स्थिति बन जाती है प्रतिष्ठा को लेकर। तो ये श्राप दोष है। दूसरी चीज आती है चंद्रमा। अगर चंद्रमा शनि या केतु या केमुद्रुम योग, जिसके बारे में हमने चर्चा तो करी है, अगर इनमें से किसी चीज से भी वह प्रभावित है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अगर कुछ मिला भी तो बहुत मुश्किल और मजबूरी से मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। मैं बार बार गुण रिपीट ना करूं, इसलिए मैं एक साथ फिर से लिखा देता हूं। जो सूर्य में मैंने लिखाया उसी को मैं फिर से लिखा देता हूं। नीच हो, शत्रु अथवा नीच नक्षत्र में हो, शत्रु अथवा नीच नवमांश में हो, राहु केतु अथवा शनि से पीड़ित हो, तो ये पूरी तरह आपके जीवन के सुख को समाप्त करने की कोशिश करता है। दूसरा यही चीज चंद्रमा
तीसरा आता है बृहस्पति। कुंडली में बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार तो सूर्य के फल भी बृहस्पति ही दे देता है अगर अच्छा है तो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस, आईपीएस, बहुत उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, बहुत उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु, बहुत उच्च कोटि के जजेस, बहुत उच्च कोटि के फाइनेंस एनालिस्ट और राजनेता बने हैं, जबकि सूर्य बेकार है उनका। बृहस्पति की मदद से ही ऐसा होता है। लेकिन जो मैंने अभी लिखाया है, अगर बृहस्पति इससे प्रभावित है तो आप समझ लीजिए कि वो जीवन में जानबूझ के कई बार सही रास्ता छोड़ेगा, सही लोग छोड़ेगा, गलत रास्ते जाएगा और अपनी जिंदगी को खुद ही तबाह कर ले जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सलाहकार अथवा गुरु की प्राप्ति नहीं होती, और अगर हो भी जाए, एक तो होती नहीं, अगर हो भी जाए तो वो स्वयं छोड़ देगा। उसे पूरी दुनिया में खोट नजर आता है स्वयं को छोड़कर। ये वो लोग होते हैं जिनके चेहरे पे स्क्रैच होता है और वो शीशे में कमियां ढूंढते हैं। बृहस्पति अगर किसी कुंडली में खराब है तो सूर्य उसे बैलेंस कर लेगा या चंद्रमा बैलेंस कर लेगा। लेकिन अगर सूर्य और चंद्रमा बैलेंस नहीं कर पाते तो बृहस्पति सिवाय रोग के कुछ नहीं देगा। और बृहस्पति से संबंधित रोग हमेशा पेट से शुरू होता है और दो गतियों से चलता है, ऊर्ध्व गति और अधोगति। ये पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, टॉयलेट सिस्टम को खराब करते हुए ऊपर की ओर जब जाता है तो हार्ट और नर्वस सिस्टम को भी बुरी तरह पीड़ित कर देता है। कभी कभी कुछ क्षणों के लिए ऑक्सीजन का चलना भी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है। बार बार स्ट्रेस बढ़ने पर यही बृहस्पति पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम्स दे देता है। तो आप ये जो हम लोग कह देते हैं ना भावावेश में, अतिशोक्ति में, कि बृहस्पति है तो ये है तो वो है वो है, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग अक्सर कह देते हैं कि बृहस्पति सदा शुभ, ऐसा नहीं। कोई भी ग्रह न सदा शुभ होता है न सदा अशुभ होता है। किसी की कुंडली में सूर्य बृहस्पति अशुभ हो सकते हैं, लेकिन राहु शुभ हो सकता है। तो हमें इन कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। एक और ग्रह मैं आपको बताता हूं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। मन कर रहा है इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो नहीं भी बता सकता था। वो है केतु। केतु को लोग कुजावत केतु कहते हैं, लेकिन केतु के और बहुत सारे फंक्शंस हैं। आध्यात्मिक उन्नति केतु के बिना नहीं हो सकती। ध्वज सर पर या वस्तु पर लहराए, घर पर लहराए, मतलब ऐसे तो कोई भी ध्वज लगा लेगा, लेकिन आप भी लगा सकते हैं, अपना नाम लिख के गाड़ी पे लगा दीजिए। लेकिन संगठनात्मक रूप से ध्वज केवल और केवल केतु लगवाता है, बृहस्पति भी नहीं। अंतर ज्ञान केतु की वजह से मिलता है, इंट्यूशन पावर। केतु जिनको मदद करता है उन्हें
प्रिडिक्शन के लिए कुंडली खोलने की जरूरत ही नहीं। अंतर यात्रा, भीतर यात्रा, वो केतु की वजह से होती है। आध्यात्मिक ऊंचाइयां केतु की वजह से होती हैं। और केतु से प्रभावित व्यक्ति जीवन में गुरु धारण भी करता है और बहुत कमिटमेंट के साथ अपने रिश्तों को निभाता है। और केतु के साथ अगर शनि आ जाए, ऐसे व्यक्ति के जितने ये सारे गुण मैंने बताए ये दोषों में बदल जाते हैं। इंट्यूशन खत्म होकर वहम में कन्वर्ट हो जाता है। हर चीज में डरेगा, हर चीज में डरेगा। उसे पता है कि कुछ वो होना नहीं है, लेकिन वो फिर भी डरता रहेगा। हर चीज में उसे शक नजर हो आएगा, वहम आएगा। सोते से उठ उठ के बैठेगा, रात में डर लगेगा। कोई भी रिश्ता उसका अपना नहीं होगा। वो निरर्थक षड्यंत्र करेगा, बिल्कुल उलट कर देगा। और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं संभला, या ज्योतिष की भाषा में हम कहें कि उसका सूर्य चंद्र खराब हुए, तो उसको मानसिक रोग होना तय है। 101%, कोई दवा नहीं रोक सकती। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मन है मेरा, और वह है मुख्य ग्रह। अगर मुख्य ग्रह पीड़ित हो गया, या पीड़ित सूर्य या बृहस्पति से उसका संयोग हुआ, या राहु शनि केतु से उसका संयोग हुआ, तो भी ये श्राप दोष उत्पन्न कर देता है। और उससे मुक्ति आसानी से नहीं हो पाती। शास्त्रों में गुरु के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। मैंने जो चीज महसूस की वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बाकी सारी चीजें भूलकर मैं सिर्फ एक ही चीज शेयर कर रहा हूं। गुरु वह व्यक्ति है जिसके प्रति आपके मन में अखंड विश्वास और अथाह श्रद्धा है, इसलिए उसको ही अधिकार मिल जाता है। मेरी श्रद्धा और विश्वास से उसको ही अधिकार मिल जाता है कि मुझे ठोक बजा के सही रास्ते पे रख सके, और बुरे समय में मेरे को कॉन्फिडेंस दे सके। अब बाकी चीजें भूल जाइए, वो सिद्ध पुरुष होता है, वो ये होता है, वो सब भूल जाओ। शास्त्र आदि क्या कहता है सब भूल जाओ। लेकिन मैंने ये चीज नोट की है कि जीवन में जब दुरूह परिस्थिति होती है तो एक व्यक्ति की आवाज आपके अंदर वो आत्मबल पैदा कर देती है जो एक अच्छा सूर्य भी नहीं कर सकता। वो व्यक्ति, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में से महसूस किया होगा। बहुत सारे लोगों के लिए पिता और माता भी वैसे व्यक्ति हो सकते हैं। आपने महसूस किया होगा जीवन में कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत नर्वस हैं, तो आपको आपके फेवरेट टीचर दिख गए और उन्होंने सिर पे हाथ रखा, करो, और आप कर गए। जीवन में बहुत संघर्ष हुआ। तो
चित्र मात्र ने गुरु महाराज के चित्र के सामने खड़े मात्र हो गए तो लगा कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं देख रहा हूं, तुम अपना काम करते रहो, और हो गया। तो आप ये भूल जाइए कि वो कोई अवतार है, कोई सिद्ध पुरुष है या कुछ है। वो सब छोड़ के ये वो व्यक्ति है जिसमें आपकी श्रद्धा है और अखंड विश्वास है, और आपकी श्रद्धा और विश्वास की वजह से उसको आपके ऊपर वो अधिकार प्राप्त है कि वह आपको रास्ते पर खींच कर ले आएगा, और अगर कठिन परीक्षण भी आपसे करवाएगा तो भी आप उससे नाराज नहीं हो सकते। यही कुंडली में बृहस्पति है, रगड़ देता है बृहस्पति, रगड़ देता है ये बृहस्पति। अगर लोग कहते तो जरूर है कि केंद्र में बृहस्पति हो, लग्न में बृहस्पति हो तो 1,00,000 दोष दूर होते हैं। हालांकि ये तो अतिशयोक्ति है, 1,00,000 तो दोष भी नहीं होंगे कुल जमा, लेकिन ये कहा जरूर जाता है कि लग्न में बृहस्पति है तो बहुत सारे जो कुंडली के दोष होते हैं वो खत्म होते हैं, और ये सच्चाई है। लेकिन वो आपको ऐसा घिसेगा जीवन के उत्तरार्ध में, यानी 30-32 तक रगड़ के रख देगा। और अगर आप में उतना पेशेंस रह गया तो यही फिर आपको जीवन में स्टैब्लिश कर देगा, और वो भी इस हद तक कि आपको पूजने वाले भी 1-2 लोग या 10-20 लोग या 100-200, वो तो डिपेंड करता है उसकी ताकत कितनी है, लोग हो जाएंगे इतने। ऐसा स्टैब्लिश कर देता है। पुलिस वालों से सामान्यतः लोग दूर ही रहते हैं, उनका स्वभाव बड़ा अजीब सा हो जाता है, और इस वजह से उनसे लोग उन्हें पसंद नहीं करते, बहुत सीधी सी बात। लेकिन मैंने ऐसे पुलिस वाले भी 2 देखे हैं जिनका सस्पेंशन हुआ या ट्रांसफर हुआ तो लोग उनके लिए उतर कर आ गए, और किसी ने उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया, और वो कोई बहुत बड़ा अफसर भी नहीं, एक सब इंस्पेक्टर। फिर हमने उनकी सारी एक्टिविटीज को देखा तो लोगों के मन में उनके, और वो भी सब इंस्पेक्टर भी कब बने, 50-55 के वो होंगे, यानी उनकी शुरुआत हो सकता है कांस्टेबल से हुई हो। 3 स्टार उनको कभी नहीं मिले, बड़ा ऑनेस्ट आदमी, और बहुत प्रेम। अगर उनके थाने में कोई भी सताया हुआ व्यक्ति आ गया, और विशेष तौर से वृद्ध महिलाओं के प्रति मैंने उनके मन में, या वृद्ध पुरुषों के प्रति उनके मन में बड़ा स्नेह और वो देखा, तो अगर वो उनके थाने आ गए तो उनको बिठाएंगे भी, उनको वो पानी पिलाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनकी रिपोर्ट लिखेंगे, और 5 मिनट के अंदर अंदर कार्रवाई कर देंगे। कुंडली में लग्न में बृहस्पति है इस व्यक्ति के। अभी तो ये बहुत वर्ष हो गए इनको, अब तो ये बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत हिलना डुलना भी मुश्किल ही हो पाता है, लेकिन आज भी सारी दुनिया छोड़ छाड़ के, मकान है उनका नोएडा में, वो अपने गांव में बसे जाकर, बड़े पिछड़ा सा गांव है बिहार का, वहां जाकर बसे, और पूरा गांव छोटे से बच्चे से लेकर और बड़े बुजुर्ग तक आज भी उनसे, उनकी मर्जी के बिना गांव के किसी घर में कुछ नहीं होता, ऐसा समझ लीजिए। हालांकि वो मर्जी अपनी कभी नहीं चलाते, मैंने उनको कभी भी मर्जी चलाते नहीं देखा, लेकिन उनकी इज्जत वैसी बनी हुई है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि जब उनका शरीर ना रहे तो गांव के लोग उनकी मूर्ति लगवा दें। और जबकि वो यूपी में सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन इतना इतना मान सम्मान यूपी में भी, और वहां लग्न में बृहस्पति, जो नवमांश में भी वही और भाव में भी वही, और पुनर्वसु का बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बढ़िया
लौकिक फल देता है जब वो पुष्य नक्षत्र में हो, और अलौकिक फल देता है जब वो पुनर्वसु में हो। अब मुझे पद तो याद नहीं रहा कौन से पद का था, लेकिन ये पुनर्वसु का याद है। इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र को बहुत विशेष माना जाता है कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए, और गुरु को प्रणाम करने के लिए गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत विशेष है। जो गुरु शिष्य परंपरा के लोग होते हैं वो मिलकर करें, चाहे फोन से करें, और नहीं तो उनके घर में ही चित्र होता है अपने गुरु का, तो वहीं एक पुष्प चढ़ाकर आरती करें, प्रणाम कर लें। गुरु पुष्य नक्षत्र में जो गुरु शिष्य परंपरा के लोग हैं वो इतना मान सम्मान करते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र का। और बहुत सारे आचार्यगण मैंने देखे जो अगर किसी को शिष्य स्वीकार कर रहे हैं तो गुरु पुष्य नक्षत्र में ही उसको वह रक्षा सूत्र बांधेंगे। तो गुरु पुष्य नक्षत्र में बड़ा मजबूत फल देता है, जबकि वो उसका नक्षत्र नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक विभूति बनाता है जब गुरु पुनर्वसु में होता है। लेकिन अब लौटते हैं मूल बात पर, संघर्ष बहुत कराएगा। पल पल ऐसा लगेगा पूरी जिंदगी हम मेरा इम्तिहान ही लेने को बैठी है क्या। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि तपे बिना ढलता नहीं, चाहे मनुष्य हो, चाहे लोहा हो, चाहे सोना हो, तपे बिना कोई नहीं ढलता। कुछ विशेष कार्य अगर करना है तो नौकरी वोकरी तो देखे हो ही जाता है, कोई भी 6-8 महीने एकाग्रता से पढ़ लेगा तो नौकरी वोकरी तो सब हो जाएगी। कुछ विशेष कार्य, तो ये लग्न का जो बृहस्पति है ये वो विशेष कार्य करा सकता है अगर ये ताकत में है तो रगड़ेगा जरूर, लेकिन हारने कभी नहीं देगा। और उसी बृहस्पति के साथ यदि 10 डिग्री के भीतर राहु अथवा सूर्य अथवा शनि बैठ जाए तो यह बृहस्पति खराब हो जाता है, विपरीत कर देगा। ये हमेशा ध्यान रखिए बृहस्पति के विषय में बात। सूर्य और बृहस्पति किसी के एक साथ हो, बृहस्पति अस्त ना हो, या सूर्य बृहस्पति आमने सामने हो, और ऐसे में सूर्य या बृहस्पति दोनों में से किसी एक की दशा चले तो समझ लीजिए सारे राजयोग एक तरफ और ये एक तरफ। लेकिन क्या होगा, आचार्य को राजनीति सूझेगी और राजनीतिज्ञ को आचार्यत्व प्रभावित करेगा। यानी सूर्य को गुरुदोष लगेगा और गुरु को सूर्य दोष लगेगा। लेकिन दोनों ही अपने रास्ते पर सफल होंगे। ये है लग्नेश गुरु की ताकत या अच्छे गुरु की ताकत। लेकिन गुरु नहीं, अगर कोई भी मुख्य ग्रह अगर पीड़ित अवस्था में नहीं है तो कमजोर होते हुए भी जीवन को एवरेज तो रख ही ले जाएगा। और थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिल गया प्रथम भाव में सूर्य अथवा बृहस्पति का। मैंने यहां देखा कि अगर सूर्य अथवा बृहस्पति पे कोई बड़ा दोष ना हो, बड़ा नीच आदि दोष ना हो, नवमांश में कोई बड़ी समस्या ना हो, तो ये चाहे सूर्य 0 डिग्री का हो, चंद्रमा 0 डिग्री का हो, ये व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर पहुंचता ही पहुंचता है। लिख के रख लीजिए, अकाट्य योग बता रहा हूं। बृहस्पति ये अगर मुख्य ग्रह कमजोर होगा तो देर से पहुंचेगा, जितना कमजोर होगा उतने देर से पहुंचेगा। लेकिन लिख के रख लीजिए कहीं भी, ये अकाट्य योग है कि जब भी पहुंचेगा
धमक से पहुंचेगा। तो ये वो दोष हैं जिन्हें हम श्राप दोष कहते हैं। पितृदोष तो है ही है, बहुत बड़ा श्राप है, लेकिन जब भी मुख्य ग्रह सूर्य, चंद्र और बृहस्पति प्रभावित हो जाते हैं बुरे ग्रहों से या दशाओं से या नक्षत्र से, तो श्राप दोष बनता है। और श्राप तो श्राप ही है, पश्चाताप के बिना ये जाता नहीं है। और हम लोग आजकल पश्चाताप कराना भूल ही गए हैं। हम लोग अंगूठियां पहनवाते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। ये तो वही बात है कि आपने मर्डर किया और गंगा नहा ली और हो गए पवित्र। अब एक तो योग और बताता हूं। कुंडली में देखते ही कहना, अथाह संघर्ष जीवन पर्यंत संघर्ष, सिर्फ साधना ही मुक्ति कराती रहेगी, लेकिन वो भी शाश्वत नहीं होगी। वो योग कौन से हैं? पहली चीज, जब राहु शनि साथ हो, राहु मंगल साथ हो, राहु चंद्र साथ हो, राहु बृहस्पति साथ हो, मुख्य ग्रह के साथ राहु, यानी लग्नेश के साथ राहु, ऐसा व्यक्ति खुश दिखे भी और फिर आपसे कुछ पूछे तो साफ कहिएगा कि आप खुश दिखने की आदत डाल रहे हो नहीं। अब जरा 5-10 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए, देखिए आप पे अगर कोई ऐसी कुंडली हो तो। जी गुरुजी, मेरे राम राम गुरुजी। डिस्कशन सुनने लग गया था मैं, वो जो चल रहा है ऊपर, मेरा मन वही लग रहा है। गुरुजी आप क्लास बंद कर सकते हैं अगर आपको वहां पर मतलब। नहीं, ये प्राइवेट ड्यूटी है। पर हमने भी सुना गुरुजी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं सीरियसली स्पीच बहुत अच्छी लग रही है गुरुजी। बताइए जी ऋतु जी। गुरुजी। हाँ नीता जी, राम गुरुजी। जो राम राम गुरुजी। हाँ गुरुजी, जैसे अभी आपने बताया कि लग्नेश के साथ अगर राहु हो तो ये शापित। हाँ, लेकिन अगर जैसे कि 8 लगन की कुंडली है, वृश्चिक लगन की कुंडली है, राहु और मंगल का योग है, तो वो अंगारक योग भी बन जाता है, लेकिन चलित में चला गया, तो इसे हम अपने शब्दों में कैसे कहेंगे? मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अगर ये बदल जाता है भाव चलित पे, तो वो फिर उतना प्रभावी नहीं रहता है। लेकिन गुरुजी लग्नेश भी तो चला गया, क्योंकि वृश्चिक लगन की कुंडली है, तो लग्नेश मंगल है, वो भी तो चला गया, तो ये तो संघर्ष वाली कुंडली हुई ना। हाँ, संघर्ष तो हुआ। हाँ, लेकिन इसी कुंडली में केंद्र में बृहस्पति है, जो कि नवमांश में उच्च का हो गया है, तो इस ऐसे कुंडलियों के बारे में हम क्या कहेंगे? ऐसे में आप कहिए कि आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन हारेंगे नहीं, कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा ही होगा। तो अगर कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन चरित में चला गया, तो हम यही कहेंगे कि कमजोर हो गया, चाहे अच्छे प्रभाव हो चाहे बुरे प्रभाव हो। हाँ। और एक बात और गुरुजी, अगर कोई भी ग्रह वर्गोत्तम है तो क्या हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है वो? नहीं, अगर बुरा ग्रह है लग्न कुंडली में और वर्गोत्तम हो गया तो वो और नेगेटिव रिजल्ट देगा। गुंडे के हाथ में बंदूक आ गई। और एक और बात गुरुजी, जैसे कि मीन लगन की कुंडली है और शनि और चंद्र विष योग बनाते हैं, लेकिन अगर वो राशि परिवर्तन करके ये योग बना रहे हैं विष योग, तो उसे क्या अच्छा कहेंगे कि बुरा?
राशि परिवर्तन करे, शनि चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा शनि की राशि में, घर की अदला बदली है, घर तो कौन से है? विष योग बना है। सॉरी, घर कौन से है? पंचम में राहु है, पंचम में शनि है, और एकादश में चंद्रमा है। और राशि कौन सी है पंचम में? ये चंद्रमा की राशि है, 4 नंबर, कर्क राशि। हाँ, तो परेशानियां तो रहेंगी, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड परेशानी रहेगी, और कुछ ना कुछ वो इलनेस तो बनी रहेगी, लेकिन जीवन में लाभ अच्छा हो जाता है इसमें, क्योंकि विष योग का जो प्रभाव है वो तो खंडित हो जाएगा ना गुरुजी ना ना, खंडित नहीं, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। शनि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है या चंद्रमा बहुत ज्यादा पावरफुल होता तो खंडित होता, राम राम गुरुजी। खंडित क्या बहुत कम हो जाता फिर। हाँ जी गुरुजी, मैं बोलूं? हाँ हाँ, बोलिए। वो हैंड रेस वाला बटन दबा दिया कि जो वो दिख जाता है एकदम सामने, वैसे नहीं दिखता। हाँ सादर चरण स्पर्श गुरुजी। हाँ, मेरे पास एक कुंडली है, लगन में राहु है और शनि द्वितीय भाव में है, और है हाँ ये द्वितीय भाव में है। वृषभ लगन की कुंडली है गुरुजी। और डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पता चलेगा हमें तो। डेट ऑफ बर्थ बोलूं सर गुरुजी? हम्म 6/1/2003, हम्म 4 PM पेटलाद गुरुजी, गुजरात। अरे वाह, पेटलाद तो मैं गया हूँ। आपकी है क्या? जी नहीं, मेरे घर में से ही है। आप पेटलाद से हैं क्या? नहीं, मेरा मायका आनंद जिले में है। आनंद में, प्रॉपर आनंद है। अच्छा अच्छा। हम्म बताइए। हाँ, तो इसमें ये वो सारे D9 में जाके नीच के हो गए ग्रह, जैसे बृहस्पति नीच का हो गया, सूर्य नीच के हो गए, चंद्रमा भी नीच का हो गया, और वो भी केतु के साथ पंचम में। हम्म और D1 में तो मंगल, शुक्र और केतु सप्तम में है, वो भी वृश्चिक राशि में। हम्म तो ये बच्चा मतलब कुछ समझ नहीं आया है, जैसे ये मतलब ये कुंडली भी कुछ समझ में, बहुत इसको डिस्कस करती हूँ बार बार, पर कुछ समझ नहीं आता इसका। राहु वर्गोत्तम हो गया है, और चलित में भी शनि और राहु साथ हो गए लगन में। 27-28 साल के बाद ये अच्छे रिजल्ट्स देंगे, 27-28 के बाद। मतलब और खुद भी इतना अनडिसिप्लिन है, कहीं से भी कुछ भी सुनना, किसी की मानना, कुछ भी नहीं करेगा। तब बहुत अच्छा करेगा, और एकदम से बिल्कुल डाउन, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल। कुंडली तो डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं मैं नहीं, केवल कुंडली। योग डिस्कस करूंगा। तो जी जी योग प्रॉपर नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है, और इसमें आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे जी तो जो सबसे ज्यादा वीक प्लेनेट है वो चंद्रमा है। जी और चंद्रमा अगर कमजोर है, और वो लग्नेश की भी मदद कोई मिल नहीं रही है ज्यादा, जी। कि केतु के साथ है शुक्र सप्तम में, वृश्चिक राशि का शुक्र वैसे भी अच्छा नहीं होता, तो ये घर से लास्ट बाहर में, ऐसे आ जाता अच्छा, तो लास्ट में इतना आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये बच्चा आगे जाके कोई खराब काम तो मतलब इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब किसी खराब कार्य में तो इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा? क्योंकि कोई कुंडली बहुत खुद ही एनालाइज करके बताइए। कुंडली पूछेंगे तो मैं किस किस का जवाब दूंगा। नहीं नहीं गुरुजी, इतना सा आप, आपसे वैसे भी बात नहीं हो पाती है, मेरा नंबर आता भी नहीं है। और अच्छा ठीक है, ये साइड में रखते हैं। चलो, कुंडली कितनी भी खराब है गुरुजी, अगर उनके माता पिता आध्यात्मिक है, हर तरह से ईमानदार, विवेक है,
तो बच्चे की लाइफ बैलेंस हो सकती है ऐसे में? थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ता, क्योंकि हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लेके आता है, जी गुरु लेकिन जी। थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है। क्योंकि अगर माता-पिता अंदर से ब्लेसिंग करते और बिल्कुल प्रभु के श्री चरणों में अर्पण होके रहते हैं, तो उनका जीवन भी वो कुछ इस तरह से जी रहे हैं कि बच्चे की लाइफ में कोई ऐसी गलत आगे चल के ना हो कोई भी काम, तब तो थोड़ा बहुत तो होगा ना। थोड़ा ही बहुत होगा, थोड़ा ही। अच्छा। प्लस एक और जी गुरुजी, आज मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जैसे कहते हो कि ग्रहों को, जैसे हम कहते हैं शनि ग्रह, मतलब शनि किसी भी ग्रह को हम आप कह के या तुम कह के, तो आप कहते हो नहीं वो तू से मतलब बुलाना है उसको, ग्रह को। तो जैसे आज आप गुरुजी है फिर भी हमको मतलब सम्मानित करके ही बुलाते, कभी मतलब तू से बात नहीं करते, तो हम तो ग्रह ग्रह जैसे सारी कुंडली को बांधे हुए हैं, तो हम जैसे वो मंगल है, वह मंगल है, हम मतलब आप, मैं कैसे सब बोलूँ आपको इन शब्दों में कि नहीं, ग्रह मैं को समझ कभी। रहा हूँ। जी, मैं चूंकि कई बार इस प्रश्न को मैंने फेस किया है। देखिए, हाँ जी, अ, मैंने हमेशा ये जीवन में प्रयत्न किया है कि जी गुरुजी, पूजा पाठ में डर ना हो, पूजा पाठ में वितंडावाद ना हो, पाखंड ना हो, जी, निरर्थक भय ना हो, निर्भय जी, होके प्रेम से पूजा हो, और सरलता हमारे साथ हो, जी, और साथ ही साथ वैज्ञानिकता और तर्क जो हमारे धर्मशास्त्र हमें सिखाते हैं, जो हमारे भगवान हमें सिखाते हैं, वो हो। ग्रहों को लेके कहानियां बहुत बनाते हैं, हम हर चीज को लेके कहानी बनाते हैं, हर चीज को लेके। अब हाँ, मैं एक घटिया सा गाना सुन रहा था कि कृष्ण जी मणिहारन का भेष बना के आए, चूड़ी बेचने आए। तो ये कोई मतलब कोई कोई तो कहे कृष्ण जी ने कब मणिहारन का, तो कहीं तो कोई तो सच्चाई हो। बहुत अच्छा, सच्चाई नहीं हो साहित्य में, ये मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ी कुछ तो हो ना, है। तो उसके आधार पर आप रचना रचिए, कोई दिक्कत नहीं। कबीर जी ने भी दोहे रचे हैं। तो वो सूरदास जी ने भी रचे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के आधार की कथाओं के आधार पर उन्होंने अपने दोहों की रचना की है। कहीं कुछ तो ग्रहों को लेके अजीबोगरीब नियम बना दिए, और इसीलिए और वो ग्रहों को भगवान या देवता बनाने लग गए। मैं इस प्रथा के विरुद्ध हूं। अच्छा, इसीलिए जैसे कोई जरूरत से ज्यादा आदर देना, उसमें मना मना नहीं है, आप आगे दीजिए, लेकिन वो कहीं ऐसा ना हो कि वो आदर आप वो दे रहे हो जो एक भगवान को या एक देवता को दिया जाता है। अच्छा। क्योंकि ग्रह कारक नहीं है हमारे लिए कुछ भी, तो वह फिर करना है, तो वह फिर केवल ये सारा ब्रह्मांड जैसे ग्रहों के द्वारा बंधा हुआ ही है, अपनी कुंडली स्वयं की सारी बंधी हुई ग्रहों के द्वारा ही तो होता है, तो फिर कर्म के द्वारा है। कर्म एक तो है। कर्म से ही हमारा जन्म तय होता है, और उस जन्म में वही आकाशीय नक्षत्र गणना हमको मिलती है, जिससे कि हम अपने भविष्य को जानते हैं, या वर्तमान को जानते हैं, या भूत को भी जान सकते हैं। लेकिन वो होता कर्म से है, ग्रहों की वजह से नहीं। मंगल आपका बुरा नहीं कर सकता, वो हम फिर कहने के लिए कहते हैं। इसीलिए मैं जब भी किसी को देखता ना जरूरत से ज्यादा इज्जत दी जा रही है ग्रहों को, तो तुरंत टोक देता हूं। ग्रह को ग्रह ही समझो, नहीं तो पहले तो अभी आप जी जी करेंगे, फिर हाँ हाँ करें, हैं करेंगे, फिर भगवान भगवान कहने लगेंगे, और फिर देवता भी बना देंगे। फिर वो कहानियां शुरू हो जाएंगी कि बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा लेके भाग, बुध लेके भाग गया, फिर इस तारे को वो लेके भाग गया। अच्छा, बहुत बुरा मुझे ये लगता है कि चाहे वो भगवान हो चाहे वो ग्रह है, ये दूसरों की पत्नियों को ही लेके भागते हुए दिखाए गए। ये कैसे, मतलब अब श्री कृष्ण के बारे में ये संभव कैसे है? तो फिर अगर ये है तो फिर भगवान कैसे? यानी अगर वो कर रहे हैं सब कुछ आप एक्सेप्ट कर लेंगे, जबकि ये झूठ है।
भाई उस वक्त के लोगों ने तो नहीं लिखा। हम कहते ना, हमें साहब आप 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया डेली दीजिए, 20 लाख की हम कथा करेंगे, तो हमसे जो चाहो कहलवा लो। ये चीज ना हो, इसलिए मैं शुरू में ही इसको मना कर देता हूं कि आप ग्रह को ग्रह समझिए। मैंने ऐसे भी लेके देखे हैं, श्री बृहस्पति देवता आकर वहां पधार रहे हैं, आपकी कुंडली में श्री बृहस्पति हाथ जोड़ के बैठा हुआ वो, और अब इनको प्रसन्न करने के लिए इतना ये दान, अब इतना ये दान, इतना ये दान। अरे उससे क्या होगा? तो जी ये दान बृहस्पति का नहीं है, ये दान उस आचार्य का है जो बृहस्पति के बारे में बता रहा। बृहस्पति का तो अभी कराऊंगा। तो इसीलिए भय निकालने को मैं कहता हूं आपसे, भय निकालिए। इसीलिए मैं तुरंत टोक देता हूं किसी को भी, भय से नहीं। भय से कुंडली नहीं देख पाए, कभी भी नहीं देख पाएंगे, है ना। आपके सानिध्य में आने के बाद से तो देखो, पहले तो हम शनि को तेल चढ़ाना वगैरह, मंदिर जाना, ये सब था, पर ऐसी बहुत सी चीजें छूट दी हमने। जैसे किसी ने बताया कि ये नाग, वो कुछ कहते हैं चांदी के नाग वगैरह बना के फिर वो विधि करवाने, उसमें भी बहुत सारे पैसे खर्च करवाए, फैमिली वालों ने बहुत कुछ करवाया था। पर जब से आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है गुरुजी, इन सब टोटकों से मुक्ति मिली है। अंदर से बहुत मतलब एक सुकून सा फील होता है कि चलो इन सब झंझटों से छुटकारा मिला, और सही मायने में भगवान और गुरु जी की पहचान हुई आपके सानिध्य की प्राप्ति के बाद ही। बहुत 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 धन्यवाद गुरु जी। अब क्या हुआ, कई साल पुरानी बात है, लोग आंखें दान नहीं करते। मरने के बाद क्या करना, आंख का, कान का, गले का क्या करना? बोलेगा तो है नहीं, तो वो किसी के काम ही आ जाएगा। तो हम सब ने अपने, मैंने, कविता जी ने, शोभा माँ ने, सब लोगों ने अपनी पूरी देहदान कर रखी है। करना क्या है, जलाना ही है उसको बाद में। तो उससे अच्छा वो 2-4 चीजें निकल जाएंगी अपने अंदर की, तो किसी के काम आएंगी। हमने पूरी देह दान कर दी। तो श्री आलोक कुमार जी, जो इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, तभी अध्यक्ष नहीं थे, तो ये मिलने आए। बोले ये आप लोगों को समझा सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। बोले बड़ा विरोध होगा। मैं, होने दीजिए। मैं टीवी पे जाके कहा इस बात को कि देह का दान क्यों नहीं कर सकते आप। बहुत सारे साधु संतों ने मेरा, संतों तो नहीं कहूंगा, साधुओं ने मेरा विरोध किया। मैंने कहा एक प्रमाण दिखाइए कि देह को जलाने से ही मुक्ति होती है, शास्त्रीय प्रमाण बता दीजिए। और पुत्री जलाए तो ही होती है, इसका भी शास्त्रीय प्रमाण दिखा दीजिए। और मैं आपको दिखाता हूं जहां पुत्री भी दे मुखाग्नि दे सकती है। मैंने इसको टीवी पे कहा, और उसके बाद मैंने जिद करके कम से कम 10-20 बार कहा। और ये सच्चाई है, आपको बताऊं कि सनातन परंपरा में शमशान पहले नहीं होता था, चिता नहीं होती थी पहले, फिर आई, बाद में आई। शुरू में तो सबको जमीन में दाबा जाता था। आज भी जो संत होते हैं उनकी समाधियां बनती है। इसीलिए कह देता हूँ, बस और कोई बात नहीं। धन्यवाद। एक बार इस चक्र से, ब्रह्म चक्र से बाहर आ जाए तो फिर आप उन्हें कितना भी आदर दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी।
हनुमान जी का मंगल से कोई संबंध नहीं है। जब मैंने ये पहली बार कहा था, आपको नहीं पता मुझे क्या क्या झेलना सुनना पड़ा था। अगर मान लीजिए हनुमान जी किसी के इष्ट है, तो क्या चंद्रमा के लिए हनुमान जी की प्रार्थना ना करें, इष्ट बदले? अगर मान लीजिए देवी जी किसी के इष्ट है, तो केवल शुक्र के लिए देवी जी को याद रखे। ये तो अन्याय नहीं हुआ देवी जी के साथ हमारी तरफ से? और उन्होंने एक हल्का सा झटका दे दिया अन्याय का, तो फिर क्या होगा? अरे एक इष्ट जिन्हें हम भगवान कह रहे हैं, वो सारे ग्रहों के लिए, सारे ग्रहों को शांत करने के कैपेबल हैं। मैंने कहा लोगों से कि आप ठीक है, मंगल दोष का निवारण कर लो हनुमान पूजा से, अगर हो जाए तो 10 साल बाद मेरे पास आना, मैं आपके पैरों में सिर रखकर प्रणाम करूंगा। आए, डाइवोर्स बेटी को लेकर आए। अपने इष्ट पर विश्वास रखिए, वो सबका कल्याण करेंगे। हर ग्रह की कार्टून की आवाज है। स्पेशली हनुमान जी को मंगल कोई परेशान क्यों करना? और ऐसे ऐसे लोग आप लोगों ने भी देखे होंगे, मंगल को मांस नहीं खाएंगे, बाकी तो खाएंगे, और शराब भी पिएंगे। तो मंगल ही क्यों छोड़ रहे हो भाई? मंगल को भी निपटाओ। तो इन सब चीजों से ज्योतिष को बाहर निकलना चाहिए, शुद्ध विज्ञान की तरह से इसको पढ़ना चाहिए। ये है जी। राजेंद्र कुमारी दीदी। हाँ बोलिए। राम राम गुरुजी। भैया जी ने शायद मुझे अनम्यूट कर दिया है। अनम्यूट? दीप्ति बोल रही हूँ गुरुजी। अच्छा, नहीं, आप आपने राजेंद्र दीदी के लिए बोला था तो। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? ठीक हो एकदम। अरे मेरा क्यों ले लिया? आप बोलिए। वो दीदी मेरे को अनम्यूट किया तो मुझे पता नहीं, आप बोल दीजिए। हाँ, मैं बोलूं? मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ। सादर चरण स्पर्श गुरुजी। गुरुजी, मेरे पास एक कुंडली है, उसमें दो योग मुझे नजर आ रहे हैं। एक अच्छा वाला, और एक वो जो आपने अभी बताया कि श्रापित कुंडली मानेंगे। जैसे इस कुंडली में 10th हाउस में गुरु एंड राहु बैठे हैं तुला राशि में, और जो गुरु है वो वक्री है। तो क्या हम इस कुंडली को श्रापित कुंडली में गिनेंगे? हाँ, बकरी तो है ही है, और राहु का सानिध्य भी है। हाँ, तो अगर वैसे तो गुरु एंड राहु हो तो आप बोलते कि श्रापित कुंडली, और जब गुरु वक्री हो जाता है तो इस दोष में क्या होता है? बढ़ोतरी कम क्या होता है? बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी होगी। ऐसा व्यक्ति को मानसिक रूप से शांति नहीं रहने देगा, नर्वस सिस्टम हमेशा कमजोर रहेगा, पेट हमेशा हाइपर एसिडिटिक रहेगा, अगर भाव नहीं पलटा है तो। भाव नहीं, में ये हाँ जी गुरुजी जी, मैं ये बताने वाली थी कि क्योंकि ये नमाज में भी सेम ही है और चलित में भी सेम ही रहा है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग श्रापित कुंडली हुई। तो क्या बिल्कुल। ऐसी कुंडली को हम ये कहेंगे कि इसको इस जातक को आचार्य दोष या गुरु दोष लगा है? हाँ, गुरु चांडाल योग कहते हैं इसको। नहीं, गुरु चंडाल जो कहते हैं, लेकिन इस जातक के जीवन में पिछले जन्म से अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो क्या इससे कोई ऐसा दोष हुआ है? क्योंकि वो अभी तक जातक अपने गुरु को पाने में सक्षम नहीं हुआ। आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया, एकदम ठीक आप कह सकते हैं इसे। और दूसरा जो योग बन रहा है वो 3rd हाउस में सूर्य एंड बुध एंड चंद्रमा इकट्ठे हैं, लेकिन सूर्य एंड बुध, क्योंकि बुध अस्त नहीं है, तो क्या हम इसे आदित्य योग मानेंगे? क्योंकि दोनों की डिग्री में ये है कि सूर्य 6 डिग्री का है और बुध 22 डिग्री, मतलब 15 डिग्री का अंतर है। तो क्या इसे बुध आदित्य योग मानेंगे? बृहस्पति कितने डिग्री पर है? बृहस्पति तो 10th में है ना, वो 6 डिग्री का है, और राहु ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो 9 डिग्री 55 मिनट्स का है। नहीं, आपने 3 ग्रह बताए ना, सूर्य बुध और हाँ जी, चंद्रमा, वो मून है। चंद्रमा
कितने डिग्री का है? वो अस्त है गुरुजी, वो 11 डिग्री 59 मिनट्स। तो बुध आदित्य नहीं हो पाया क्योंकि सूर्य और बुध के बीच में चंद्रमा आ गया। ओके जस, हाँ जी। और फिर गुरुजी ऐसे जातक को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या हम करें कि वो गुरु पाने में उसे थोड़ी कुछ हेल्प मिल जाए और उसका जीवन जो है वो सफल हो जाए, सार्थक हो जाए? क्योंकि ऐसा जातक इच्छा तो रखता है, वो अध्यात्म की तरफ जाने में भी उसकी बहुत है, कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसे वो गुरु का सानिध्य मिल तो रहा है, लेकिन पूर्ण गुरु का जो बोले हम जिसको इन द रियल सेंस, तो वो अभी तक प्राप्ति नहीं हो पाई। ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ दोष है, क्योंकि जहां भी जाते हैं तो वहां से उन्हें मतलब प्रेम बहुत मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है, लेकिन वो जो गुरु की पूरी गुरुत्व की प्राप्ति वो नहीं हो रही। ओम ऐसे गुरुवे दोष। नमः ये हाँ जी, करना शुरू कर दे। क्या जी? ओम गुरुवे नमः का जप शुरू कर दे जी और अपने इष्ट का जप शुरू कर दे, जी, हो जाएगा। धन्यवाद। स्थायित्व तभी आएगा, स्थायित्व धन्य- तभी आएगा जीवन में इनके। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। जी दीप्ति जी बताइए। राम राम गुरुजी। गुरुजी, यदि मुख्य ग्रह के साथ राहु केतु सिर्फ नवमांश या चलित में हो तो भी क्या श्रापित कुंडली बनाता है, भले ही अंतर 10 डिग्री से भी ज्यादा हो? नहीं नहीं, अगर चलित में बन रहा है तो उतना पावरफुल नहीं होता। चलित या नवमांश में? नहीं, वो इतना इतना कोई विशेष नहीं होता। माइनर कठिनाइयां तो रहेंगी, तो सबके जीवन में होती ही, लेकिन कोई बहुत विशेष नुकसानदायक स्थिति नहीं है, श्राप नहीं कह सकते। और ऐसे ही यदि एक ही भाव में शनि वक्री, राहु वक्री, मंगल, लेकिन मंगल ठीक है, बृहस्पति वक्री हो और वो किसी भी भाव में हो, तो क्या ऐसे में भी गुरु चंडाल या फिर जो श्रापित कुंडली या प्रवज्या योग मानते हैं? मंगल वक्री एक बार दोबारा से समझाइए। शनि वक्री, राहु भी वक्री, मंगल वक्री नहीं है, बृहस्पति भी है साथ में और वक्री है। ये आमने सामने साथ बैठे हैं, साथ बैठे एक ही भाव में, 5वीं राशि में, सूर्य की राशि में। कि घर गृहस्थी से मन उचटने लगता है तो और इसे प्रवज्य योग। हाँ, इसे प्रवजय योग कहेंगे। और अगर ये नहीं उचटेगा तो घर गृहस्थी में सिवाय बर्बादी के कुछ हाथ भी नहीं लगेगा, निराशा के हाथ अलावा कुछ नहीं लगेगा। तो ऐसे लोगों को घर गृहस्थी में थोड़ा इंटरेस्ट कम ही लेना चाहिए। जो दायित्व है तो वो बहुत ज्यादा अगर इन्वॉल्व होंगे तो नाकाम बनेंगे उनके, और वो तनाव युक्त भी रहेंगे। भले ही किसी भी भाव में बनते हो। हाँ। ठीक है राम गुरु जी, बस ये प्रश्न थे। अंजू जी। अंजू जी। राम राम गुरु जी, मेरे को अनम्यूट कर दिया, अभी दूसरा बोल रही हूँ। अंजू जी कहाँ गए? अभी तो उनको किया था। अंजू जी पता नहीं, चलिए विदुषा जी आप ही बोलिए। जी गुरु जी। गुरु जी मेरे पास एक डिटेल है, इसमें 5th हाउस में सिंह लगने की कुंडली है, 5th हाउस में सूर्य के राहु और जुपिटर है। तो इसमें श्रापित तो है, क्योंकि राहु के साथ आ गया जुपिटर और सूर्य दोनों, लेकिन सूर्य लग्नेश है और ये चलित में चल गया 4th हाउस में। फिर भी यहाँ जुपिटर के साथ राहु है और जो दोनों में डिग्री का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो श्रापित अभी भी है। क्योंकि संबंध लग्न में बना ना, तो श्रापित तो है ही है। लग्न में नहीं गुरुजी, 5th हाउस में, मतलब लग्न कुंडली में, सॉरी। हाँ लग्न कुंडली में, हाँ। वो तो गुण होता ही है। तो इसमें हम जैसे लग्नेश चलित में चल गया, तो लग्नेश तो वैसे भी कमजोर हो गया, भले ही उसका श्रापित निकल गया वहां से, लेकिन कमजोर हो गया है।
तो ये फिर जो राहु और राहु के साथ जुपिटर का जो श्राप दोष है, ये कैसे हैंडल होगा? क्योंकि संघर्ष तो बहुत है इनकी लाइफ में। ये हैंडल नहीं होगा, नहीं होगा करेंगे ही नहीं कुछ। मतलब संघर्ष करते समस्या रहेंगे, यही है, संघर्ष समस्या यही है कि ये जो दोष होते हैं ये मानसिकता इतनी दूषित कर देते हैं कि व्यक्ति कुछ करता ही नहीं था, करता ही नहीं है। और उद्धरेत आत्मना आत्मानम, मनुष्य अपना उद्धार स्वयं करता है। और ये तो कुछ नहीं करेंगे। करेंगे ही नहीं, 2-4 दिन करेंगे, वो फिर वही के वही रहेंगे। एक समय में तो पूजा पाठ भी छोड़ देंगे, थोड़ा सा भी। जी जी गुरुजी, मेरे को वही पूछना था, जैसे जुपिटर यहाँ अपनी ही राशि में है, धनु में है और राहु के साथ है, तो ये इन्होंने सिर्फ गुरु नहीं, इन्होंने जो एक होता है, जैसे पहले मूर्ति पूजा नहीं करते थे, फिर मूर्ति पूजा मान ली, अब गुरु भी कर लिया, इस तरह का बिल्कुल एकदम ड्रास्टिक चेंज कर लिया इन्होंने। बहुत चेंजेस कर भी रहे हैं। अच्छा है, अगर ये कर गए और सस्टेन कर लिया तो अच्छा है। तो मतलब अब बोल सकते हैं कि ये थोड़ा कर रहे हैं अपनी तरफ से प्रयास। हाँ, अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो भला होगा। ठीक है गुरु, धन्यवाद। कोमल जी। राम राम गुरुजी। गुरुजी प्लीज मुझे कोमल जी मत कहा कीजिए, मैं आपकी बेटी, बहुत छोटी बेटी हूँ। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी एक कुंडली है, आपने एक बार बताया था, ये ग्रह अगर 4-5 ग्रह एक ही भाव में बैठ जाएं तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है जातक के लिए। ये मेष लगन की कुंडली है और पंचम भाव में सूर्य राशि में गुरु, चंद्रमा, मंगल, राहु बैठे हैं और चंद्रमा को छोड़कर सारे वक्री हैं। शनि भी वक्री है, वो 6th भाव में है और 11वें भाव में केतु, बुध और शुक्र हैं और बुध अस्त है। तो ये लॉकडाउन के टाइम पे इनकी जॉब गई और तब से इनको स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब में बहुत परेशान है। और भी हाल फिलहाल ये गए बाहर दुबई, तो वहां पे भी जाके अभी परेशान ही है ये पेट, हृदय, जॉब, संतान, विदेश यात्रा, सब इन चीजों से परेशान रखेगा ही रखेगा। अच्छा, अभी इनको बोला कि, जैसे इनको बोला कि आप मंगल हनुमान जी की पूजा करो, तो कहते हैं कि मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ तो मेरे को शनि जो है वो परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने इनको बोला ऐसा नहीं हो सकता, शनि से ऊपर हनुमान जी हैं, तो आप हनुमान जी की पूजा करें। किसी की भी कर ले, किसी की भी कर ले, इनको सफलता नहीं मिलेगी। नहीं मिल जाएगी। अच्छा, स्थायी नहीं होगी लेकिन मिल जाएगी। ओके। क्योंकि यहाँ सारे योग पंचम में ही बन गए, चलित में भी, फिर शनि भी चलित में चल के पंचम में ही पहुंच गया। गुरु जी, हाँ जी जी बोलिए। सफलता मिलेगी, बस सूर्य थोड़ा सा बेहतर कर ले तो आदित्य स्त्रोत का। बाकी पता नहीं, पूरी कुंडी का पता नहीं, मुझे देख नहीं आती पूरी कुंडी। गुरुजी एक क्वेश्चन और था, लेकिन वो आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। जैसे मैंने देखा भी है और सुना भी है, अभी हाल फिलहाल की एक घटना, एक जागरण में सब गए थे, मतलब कीर्तन था, तो वहां पर कीर्तन हो रहा था, तो एक लेडी है यहाँ पर हमारी सोसाइटी की, वो अचानक से वो मतलब एकदम से उन्होंने अपने बाल खोल लिए, जीभ निकाल ली और सबने बोला कि इनके ऊपर काली माता आ गई और आधे 2 लोग डर के मारे भाग गए। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है गुरुजी? कोई लॉजिक नहीं है। तो ऐसा होता है नहीं, मतलब ये देखिए, किसी पर किसी भगवान की या देवता की सिद्धि अगर आती है तो उसका इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करता। थोड़ी देर के लिए होशोवास गुम हो जाते हैं तो वो भाव समाधि में चला जाता है।
नहीं ऐसे नहीं, अब बाल खोलने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, काली माता की तरह जीभ निकाल के वो डर के मारे बच्चे तो रोने ही लग गए वहां पर। और अब ड्रामा है या कोई मानसिक समस्या है, अच्छा, और कुछ नहीं है। काली माता किसी पे कैसे आ जाएंगी? हाँ जी, तो तभी मैंने कहा, मैं अपने गुरुजी से सबने पूछा कि ये क्या सच्चाई है, मैंने कहा मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सच्चाई है, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी से अगर मुझे मौका मिला तो जरूर पूछ के बताऊंगी। बाल खोलने की क्या जरूरत है? काली माता बिना बाल खोले भी आ सकती है। हाँ जी, यानी उनको ध्यान है कि बाल खोलने हैं, हाँ जी। उस समय में भी उनको पहले तैयार हो रही है वो बाल बाल खोल के। अब आएंगी काली माता। यूट्यूब पे भी देखें तो आजकल एक दो ऐसे हैं, उसके अंदर में वो पूरे बने होते हैं सजे धज के माता की तरह, और उसके बाद वो चढ़ के मारते पीटते हैं जो भक्तगण होते हैं उनको, और फिर मतलब बहुत ही अजीब अजीब वीडियोस हैं। हम आपसे ज्यादा पैसा कमाते हैं वो। मतलब उनको समझ में नहीं आता कर क्या रहे हैं। एक तो आदमी ही है, वो बिल्कुल कहते हैं कि मैं वो बाल खोल के, लड़का ही है वो छोटी सी उम्र का, वो भी यही इसीलिए सब कर रहे हैं। वो भी सब यही है, ये सब धन या प्रतिष्ठा कमाने के रास्ते हैं और कुछ नहीं। इतना शुद्ध पुरुष जो होगा जिसपे माँ की सिद्धि होगी, वो बेहद शांत होता चला जाएगा, कहेगा भी नहीं। माँ के दर्शन करने के बाद किसी को कुछ होश नहीं रहता दीन दुनिया का, और सिर्फ कर्तव्य का निर्वहन करता है, बाकी वो अपने इष्ट में ही समा जाता है। वो ये सब ड्रामे क्यों करेगा? हाँ अब जी, काली माँ का जीभ निकालने से मतलब क्या? सही बात है गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी अंजू जी, लेकिन राम मुझे राम ये गुरु अच्छा लगा कि कोमल जी जो डरे नहीं। आई एम वेरी हैप्पी। मैंने तो गुरु जी काली माता उतार दी, पता है आपको, कईयों की। जो वो इतना लंबा वाला लठ निकालता था ना, तो भाग जाते थे देवता। शोभा दीदी से आप पूछना, एक दो बार तो इन्हें ये भी लेके गया है तमाशा दिखाने, ये भी बैठी हुई है यूं करके। फिर जब मैंने डंडा ठोका ना, तो कहा कि 30 सेकंड में या तो जाओ, और नहीं तो ये सिर फोड़ दूंगा तुम्हारा। एक पे चप्पल फेंक के मारी, तुरंत भाग गया। भाग गई मतलब। उसके बाद शोई को तो समझ में आ गया, के बाद वो फिर तमाशा देखने जाती थी बस। नहीं होता। भगवान बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। वो अपवित्र शरीरों में नहीं आता, और जब जो शरीर उनको रोक सकते हैं उन्हीं में आता है। ठीक उसी तरीके से मनुष्य को बांध समझ लीजिए, तो बांध जब बहुत बलशाली होता है तभी उसमें पानी छोड़ा जाता है, नहीं तो पानी भरते ही वो फट जाएगा और हजारों जीवन लील जाएगा। वो लोग ही और होते हैं जिनमें प्रभु अनुभूति भेजते हैं, स्वयं तो नहीं आते, आ भी नहीं सकते। आ भी गए तो दिमाग फटा मिलेगा हमें, इतनी ऊर्जा आ जाएगी। जी अंजू जी। हाँ जी गुरु जी, राम राम। राम। गुरु जी, जैसे अभी आपने बताया सूर्य और गुरु का आपने बताया, तो यहाँ पर कुंडली में मुख्य ग्रह एक तो अस्त हो गया, और वो बैठा भी गुरु अपनी ही राशि में है। गुरु, सूर्य और बुध ये तीनों एक साथ हैं, पर गुरु भी अस्त है और बुध भी अस्त है, और बुध जो है वो मुख्य ग्रह है, और ये एक एक डिग्री पर है। सूर्य 3 डिग्री है, और बुध 4 डिग्री है, और गुरु 6 डिग्री है। तो इसमें जैसे आज आपने बताया गुरु के लिए, तो इसमें फिर गुरु का मतलब कैसे होगा, हम एनालाइज कैसे करेंगे? यहाँ तो गुरु अस्त हो गए पूर्ण था, वो भी 2 डिग्री का ही डिफरेंस हुआ, और 7th हाउस में है। तो गुरु का सानिध्य इज
जातक को नहीं मिलेगा, कैसे हम कहेंगे? नहीं मिलेगा, गुरु का भी नहीं मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का सुख भी नहीं मिलेगा, और जीवन साथी भी जब सलाह की जरूरत होगी तो सलाह नहीं दे पाएगा या नहीं देगा। इनको अच्छी सलाह, अच्छे मित्र भी नहीं मिलेंगे। तो जैसे अभी आपने गुरुजी बताया कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, या तो इनसे वो करवाना शुरू करें? करवा दीजिए, करने तो करवाने चाहिए। और गुरुजी जैसे आप बताते हैं कि हल्दी और केसर का तिलक करने से उससे भी फर्क पड़ेगा माथा, नाभि और जीभ पे? थोड़ा पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, अगर ये 6-8 महीने कर लें। ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को किसी में विश्वास नहीं होता, बाहर के लोगों गुरुजी में अभी विश्वास कर लेगा, और इसलिए ऐसे अभी लोग बिजनेस डील में नुकसान उठाते हैं, पार्टनरशिप में। गुरुजी अभी ये 14 इयर्स है, तो अभी से अगर करे तो थोड़ा बाद में जाके असर होगा। हाँ, अभी तो अच्छा असर हो जाएगा। अभी और तो गुरुजी जैसे आपने बताया कि इसको जैसे स्कूल में टीचर्स वगैरह सब काफी लाइक करते हैं और उनका मतलब सपोर्ट भी मिलता है, तो जैसे यहाँ गुरु अस्त है तो मैं कभी ये सोचती हूँ कि जैसे नहीं मिलता है, पर इसको हर टीचर्स लाइक करती हैं, और जब भी जाओ जैसे पीटीएम में भी जाते हैं तो वो सभी ही अप्रिशिएट करते हैं। गुरु कितने परसेंट है? गुरुजी मतलब सूर्य 3 डिग्री है और गुरु 6 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री है। पूर्णस्थ है। हाँ, तो अभी तो जीवन शुरू है, आगे देखे कुछ होगा नहीं। ओके, थैंक यू। ये कविता होती जी एकदम अच्छा। वीडियो ऑफ करके बोलिए। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, आप कैसे हैं? ठीक हूँ एकदम। जब शुरू में कविता होता जी के कमेंट्स आते थे तो मुझे लगता था गलती से ई की मात्रा लगानी रह गई है। कविता कुछ है सुनाई नहीं दे रहा है गुरुजी। आपकी, सुनने लायक बात भी नहीं है। मेरे बहुत सारा क्वारी क्वारी थी गुरुजी, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा है थोड़ा। आपने वो फोन में पिन तो नहीं लगाई हुई है, ईयर प्लग वाली? नहीं गुरुजी, खराब हो गया है। लो, हम अपना गला ठीक करवाने जाते हैं अभी, पता लगा फोन खराब हो गया आपका। तो इसका तो उपाय हमारे पास है नहीं, इसका उपाय सर्विस सेंटर पर है। आपका नेट भी ठीक नहीं चल रहा है। प्रणाम गुरुजी। प्रतीक्षा करते हैं कि आपका नेट नॉर्मल हो जाए तो आवाज आएगी फिर, है ना? इतने मैं और क्वेश्चंस ले लेता हूँ। मधुरिमा जी। राम राम गुरुजी, आवाज आ रही है? हाँ, गुरुजी, दो कुंडलियों पे क्वेश्चन था। फर्स्ट कुंडली में
डेट और टाइम दो या प्लेसमेंट बताऊं गुरुजी? September 1981, 11:30 AM, Chandrakona Road, 11:30 AM, Chandrakona Road, West Bengal. तो आप भी बंगाल से हैं? जी। अरे वाह, वहाँ कहाँ रहते हैं? नहीं, वैसे तो सॉल्ट लेक में घर है, मिदनापुर में एंसेस्टरल घर है, लेकिन रेज्ड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो पूरी स्कूलिंग अंडमान से किया है, फिर भोपाल में भी रही हूँ, गुड़गांव, बैंगलोर, बॉम्बे, अभी हैदराबाद। अरे वाह, लगभग पूरा देश ही देख लिया आपने। जी। मिदनापुर अभी जाना होता है आपका? बहुत रेयरली, अभी सभी वहां से मूव आउट हो गए हैं, या तो डिफरेंट स्टेट्स में या कोलकाता में। मिदनापुर की स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी है। जी। गुरुजी, इस कुंडली में मुख्य ग्रह मंगल राहु के साथ है और चंद्रमा के साथ केतु, लेकिन इसका एनालाइज कैसे करें, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि अपने ही घर पे है, जो कि 9th भाव है, कर्क राशि। मंगल नीच का है, तो क्योंकि मंगल नीच का है, तो क्या मंगल राहु का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम होगा? चंद्रमा की दृष्टि तो है, लेकिन चंद्रमा खुद बहुत वीक है, इवन षड्बल में बहुत वीक है। तो मतलब ये जो दृष्टि या कॉम्बिनेशन है, ये अपने में बैलेंस आउट हो रही है या सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर रही है? खराब ही करेगी। अपनी जमीन तलाशने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग जो मिल नहीं पाती है। तो टैलेंट वगैरह सब रहता है, लेकिन ये थोड़ी परेशानी इन लोगों को होती है। तो ये अच्छा हुआ कि मंगल नीच का हुआ, और ये 6th हाउस का भी लॉर्ड है, तो ये अच्छा हुआ कि मंगल नीच का हुआ, या मुख्य ग्रह नीच का होना इज नॉट गुड? नहीं, मंगल नीच का होके तो खराब हो गया, तो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर कर देगा, जल्दी जल्दी बीमार पड़ना या मैरिड लाइफ में कहीं कोई दिक्कत होना, वो सारी स्थितियां ही कर देंगे। ये तो एक हुआ। दूसरा है, गुरु के प्लेसमेंट को कैसे एनालाइज करें? शत्रु राशि में है, लेकिन चंद्रमा के नक्षत्र में है, पीछे बुध और आगे शुक्र है। सो ये गुरु, और नवमांश में भी शत्रु राशि में है, तो ये गुरु मीडियम है, अच्छा है, कैसे एनालाइज करें इसको? देखिए, जुपिटर 1955 का है में, बुध है 1702 जी, और शनि है 16 जी। तो दोनों बुरे ग्रह पीछे हैं इनके, ठीक है। बृहस्पति केतु के नक्षत्र में है, तो ऑकल्ट साइंसेज है या अतीन्द्रिय ज्ञान है, कंसल्टेंसी है, इन सब चीजों की तरफ तो प्रखर करेगा ही। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए, गुरु शिक्षा के क्षेत्र में, नॉलेज के क्षेत्र में कहना चाहिए, नॉलेज के क्षेत्र में, फाइनेंशियल एरियाज में मदद तो करेगा, लेकिन स्थायित्व कभी नहीं मिलेगा, तो चेंज करते रहेंगे। ये हेल्थ में भी कुछ इम्पैक्ट देगा गुरु, और क्योंकि 5th हाउस पे इतने सारे ग्रहों की दृष्टि है, सो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, वो डिस्टर्ब करता है, और उसके साथ साथ लिवर कमजोर कर देता है। ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है।
तो और जब गुरु की दशा या कुछ चलेगी वो अच्छी होगी या सॉरी आउट ऑफ गुरु की दशा तो चल ही रही है, जी गुरु की दशा में तो प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद जो शनि की दशा आएगी उसमें दिक्कत होगी। जी ठीक है गुरुजी। एक और कुंडली थी, इसमें तो ये अभी के लिए यही बेसिक क्वेश्चंस। एक और कुंडली है जो थोड़ी मुझे डिफिकल्ट हो रही है एनालाइज करने में। 11th March 2007 3:54 PM 15:54 कोलकाता। इसमें काफी सारे ग्रह चल गए हैं, जो बुरे कॉम्बिनेशन है राहु सूर्य वो भी चल गया है। तो अच्छा हुआ कि चल गया, लेकिन चल के वो अष्टम भाव में आ गया। तो और शनि 12th में है, मंगल 6th में है, लेकिन शनि चल गया है। सो इसको एनालाइज करने में बड़ा, मून और जुपिटर गुड कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसमें भी शायद चल गया है। तो मेरा लैपटॉप हैंग हो गया है। अब बताइए क्या पूछ रहे थे? या मैं बोल रही हूँ कि इस कुंडली में काफी सारे ग्रह चल गए हैं। जैसे राहु सूर्य अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन ये चल गया है चलित में। लेकिन इसको एनालाइज करने में डिफिकल्टी हो रही है। जुपिटर मून कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट मून नीच का है, वहां पे भी चल गए हैं ग्रह। तो इसको एनालाइज कैसे करें? अभी केतु की भी दशा चल रही है, सो अच्छा है बुरा है? जुपिटर की वजह से इनको फायदा तो होगा, लेकिन एक बार मैं पहले डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करूं, कुछ आंकड़े नहीं मिल रहे। 11th March 2007 हाँ और 15:54 जी कोलकाता। कोलकाता। देखिए केतु का जो इनको है, केतु की तरफ से इनको प्रॉब्लम रहेगी। मतलब एक कहते हैं ना कि एक अजीब सी सनक हो जाती है कभी कभी, जिद सनक, वो हो जाएगी इनको। लेकिन केतु भी मूव हो गया, तो केतु के लिए जो बोलते हैं ना कि सडन एक्सीडेंट्स या हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट होना, फिर बिकॉज मूव हो गया तो वो नहीं होगा? वो तो नहीं होगा, डर वीक हो गया वो। और मंगल है, चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा है, तो 9वें भाव का मालिक है मंगल, तो कोई दिक्कत नहीं। और सामने जो शनि है, वैसे तो प्रवज्य योग होता है, लेकिन क्योंकि शनि मूव हो गया है तो वो भी वीक हो गया। अच्छा ओके ओके गुरुजी। और एक थर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, वो राजेंद्र दीदी पूछ रही थी। आई थिंक उन्होंने पूछा था राहु और जुपिटर, आई थिंक उन्होंने बोला था 10th हाउस में। लेकिन यही अगर राहु जुपिटर 6th हाउस में हो और जुपिटर वक्री हो, तो आपने बोला था वक्री बुरे भाव में, अगर शुभ ग्रह वक्री होके बुरे भाव में हो तो ठीक ठाक फल देता है। तो उस सिचुएशन में अगर राहु साथ हो या केतु साथ हो, वक्री जुपिटर के साथ इन 6th हाउस और 8th हाउस, तो फिर कैसे रिजल्ट्स होंगे? बीमारी, बीमारी से पीछा नहीं छूटेगा। अच्छा, तो जुपिटर बुरे भाव में होके
वक्री होने से जो अच्छा करता वो वुड कम डाउन बिकॉज राहु केतु साथ में है। हाँ, वो बीमार रखेंगे। और अगर ऐसे सिचुएशन में मुख्य ग्रह उच्च का हो, तो मान लीजिए ये मकर लग्न की कुंडली है, 6th हाउस में जुपिटर वक्री विद केतु, लेकिन शनि इज इन 10th हाउस, उच्च का शनि, तो भी बीमार, या फिर क्योंकि लग्न या मुख्य ग्रह उच्च का है तो बैलेंस हो जाएगा? हाँ, परमानेंट बीमार नहीं रहेंगे, बीमारी होगी और उसको वो रिकवर कर जाएंगे। अभी बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं। थैंक यू गुरुजी। तो बहुत सारे हाथ अभी उठे हुए हैं, हाथ हमेशा उठे ही रहने चाहिए। और बाकी क्वेश्चंस मैं बाद में लेता हूं। धर्म और शिक्षा पर आज एक मेरा भाषण है रोहिणी में, तो मैं भी वही निकल रहा हूं। अगली बैठक में, अगली कक्षा में मैं सब लोगों, जितने लोगों ने अभी हाथ उठाए हैं, सब लोगों के क्वेश्चंस लूंगा। ये अच्छी बात है कि हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आपने भी इस चीज को देखा होगा कि जब हम लोग सवाल पूछते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग किस्म की जो एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्वेश्चंस करते हैं, तो हमको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सिद्धांत अपनी जगह है, ज्योतिष अपनी जगह है। तो मैं बस चलते चलते इतना कहूंगा कि चंद्र ग्रहण है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हालांकि मैंने परसों रिकॉर्डिंग की थी और सूर्य ग्रहण वाले में भी मैंने बताया था कि समुद्र को लेकर और बारिश अचानक होगी, जबकि इस मौसम में यूजुअली होती नहीं है। और तीसरी चीज आगजनी की घटनाएं हैं, लड़ाई झगड़ों की घटनाएं बढ़ेंगी और टेररिस्ट एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी, भूकंप आदि की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो ये सारी चीजें आप भी एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। तो आप सबको बहुत सारा सुख दे, ज्ञान दे। चलता हूँ, बहुत दूर जाना है। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।